आप सब लोगों को हेलो। 6 अगस्त का आज का एडिटोरियल हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं। आप में से एक आध लोगों ने कल एक कमेंट किया था कि ये एडिटोरियल रीडिंग है, एनालिसिस नहीं है। मैं, अगर आप देख रहे हो तो मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि आप एनालिसिस जो बोल रहे हो वो 2 लेवल पे होता है। एक तो लैंग्वेज के लेवल पे और दूसरा थॉट के लेवल पे। मैं चूंकि लैंग्वेज से जुड़ा हुआ हूं, तो अगर लैंग्वेज के लेवल पे मुझे एडिटोरियल का एनालिसिस करना होगा तो एक दो चीजें मुझे ध्यान देनी होंगी। नंबर 1 कि मुझे इतने सारे सेंटेंसेस को डील नहीं करना है, नंबर 1। नंबर 2, मुझे एक एक सेंटेंस को एनालाइज करना होगा, और वो 2-4-5 सेंटेंस जो आपने कहा था कि 2-4-5 सेंटेंस से भी आप कर दोगे तो वो ठीक रहेगा। तो समस्या ये है कि मैं अगर समझूं कि अगर 2-2, 4-4 सेंटेंस का एनालिसिस अगर हम लोग कर रहे हैं तो फिर आप भी कहीं पढ़ना शुरू करो तो फिर आप 2-4 सेंटेंस पे एनालिसिस करना शुरू करोगे, क्योंकि एनालिसिस में तो 50 सेंटेंस 100 सेंटेंस तो हो नहीं पाएंगे। और रीडिंग स्किल एक्चुअली अमाउंट ऑफ रीडिंग पे डिपेंड करता है, आप कितने देर तक पढ़ते हो। क्योंकि ये जो चीजें एनालिसिस वाली है ना, शुरुआती के स्टेज के बाद ये बेमानी हो जाएंगे, एक आध 2, 3, 4 के बाद बेमानी हो जाएंगे, फिर उसका कोई काम नहीं आएगा। इसीलिए मेरा अपना ओपिनियन ये है कि मैं जब रीडिंग करता हूं तो मैं, आप ध्यान देना, थोड़ा बहुत एनालिसिस करता हूं। एग्जैक्ट सेंटेंस भी के अलावे मैं कुछ पॉइंट आउट करता हूं, और इसका एक पार्ट है कि वर्ड पावर भी हो रहा है। वैसे मैं अगले वीक से एक ब्रेक लूंगा एडिटोरियल को लेकर। एसएससी के बच्चे जो हैं, जिनका प्रैक्टिस सेशन थोड़ा सा और मुझे डेवलप करना है, उनके प्रैक्टिस सेशन को और थोड़ा ज्यादा इंटेंसिफाई करना है, तो इन अ वे मैं सारा स्केड्यूल मेरा जितना भी है वो मैं आपको बताऊंगा अभी 1-2 दिन के अंदर में। थोड़ा मैंने सोचा है वर्ड पावर को लेके, ग्रामर को लेके, चीजों को थोड़ा और मैं इंटेंसिफाई करना चाह रहा हूं इन व्यू ऑफ द कमिंग एग्जामिनेशन। सो आपके बात से मैं एग्री हूं, बट चूंकि पर्पस मेरा कुछ और है तो वो मैं पूरी तरह से एडॉप्ट उसको करने में भी असमर्थ हूं। फॉर दैट आई एम सॉरी। नाउ शब्दों को देखें आप। रीन इन, रीन के साथ प्रीपोजिशन लगता है इन, और इसका मतलब होता है किसी चीज को कंट्रोल में, नियंत्रण में ले आना, नियंत्रण में लाना। ब्रिंक, एज, कगार, ऑन द ब्रिंक ऑफ डिजास्टर, विनाश की कगार पे खड़ा है। असैसिनेशन, किसी पॉलिटिकल फिगर का मर्डर, किसी पॉलिटिकल पर्सनालिटी का, लीडर का मर्डर। ब्रीच, वायलेट, उल्लंघन करना किसी नियम कानून का। रिटेलिएशन, जवाबी कार्रवाई, हमने किसी पर अटैक किया और अगर उसने जवाब में मेरे को जवाब मतलब अटैक किया तो दैट एक्ट इज कॉल्ड रिटेलिएशन। पुल ऑफ, किसी मुश्किल काम को करने में सक्सेसफुल होना, फ्रेजल वर्ब है। सोफिस्टिकेटेड, क्लेवर एंड कॉम्प्लिकेटेड इन वे दैट इट वर्क्स, अपने काम में बहुत अच्छा एंड कॉम्प्लिकेटेड, उसका सिस्टम बड़ा मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप का सिस्टम है, बट काम उसका बहुत इफेक्टिव होता है। वल्नरेबिलिटीज, वीकनेसेस, कमजोरियां। काउंटर प्रोडक्टिव, हमने सोचा था कि उसका परिणाम अच्छा आएगा बट उसका परिणाम एक्चुअली उल्टा निकला, दैट इज कॉल्ड काउंटर प्रोडक्टिव। अपरेंट, ऑब्वियस, स्पष्ट। नेक्स्ट, एग्जाइल, किसी देश से किसी को निर्वासित कर देना और वो किसी और देश में रहे। जैसे पाकिस्तान से बहुत सारे लीडर्स लंदन जाके रह रहे थे या रहते हैं, तो वो दे आर लिविंग इन एग्जाइल, द स्टेट ऑफ बीइंग सेंट टू लिव इन अनदर कंट्री दैट इज नॉट योर ओन।
स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन, और किसी राजनीतिक कारण से पनिशमेंट के तौर पे किसी और देश में, हिंदी में वर्ड है निर्वासित कर देना, निर्वासित। फ्लैग्रेंट, ओपन एंड सेमलेस, नॉर्मली ये नियम कानून के उल्लंघन के लिए होता है, एकदम नियम कानून का उल्लंघन हमने ओपन किया और बिना किसी के शर्म लिहाज के। सोवरेंटी, स्वायत्तता, अपने ऊपर मैं शासन करूंगा, इसको इंडिपेंडेंस भी बोलते हैं नॉर्मल भाषा में। डिजास्ट्रस, विनाशकारी, वेरी बैड, हार्मफुल और अनसक्सेसफुल। कैटास्ट्रॉफिक एक वर्ड मैंने सिनोनिम दे दिया है, विनाशकारी, विनाश करने वाला। ब्रेस फॉर, अपने आप को तैयार करना किसी ऐसी परिस्थिति के लिए, मुश्किल परिस्थिति के लिए जो अभी आने वाला है, आने वाली मुश्किल परिस्थिति के लिए अपने को तैयार करना, दैट इज ब्रेस फॉर। ऑन द एज, वेरी क्लोज टू अ वेरी अनप्लीजेंट और डेंजरस सिचुएशन, किसी खतरनाक परिस्थिति के एकदम नजदीक। टॉपिक ही यही है, टॉपिक है ऑन द एज। वो इजराइल और ईरान के बीच जो अभी ईरानियन पॉलिटिकल फिगर का एसेसिनेशन हुआ, उसी पे अभी जो इजराइल ने किया है, उसी पे ये एडिटोरियल, उसका एनालिसिस है, जैसे ध्यान दीजिएगा। While protecting Israel, the West, पश्चिमी देश, must also rein in Netanyahu. इजरायली प्रेसिडेंट को उनको कंट्रोल करना चाहिए। We have been unable to control रशियन प्रेसिडेंट, बट इजराइल के प्रेसिडेंट को कंट्रोल में लाना चाहिए। द किलिंग ऑफ फुआद शुक्र, सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर इन बेरूत, एंड इस्माइल हनिया, इसको हानिया पढ़ते हैं, द पॉलिटिकल चीफ ऑफ हमास, हमास का जो आउटफिट है उसका जो पॉलिटिकल चीफ है, इन दोनों का जो किलिंग हुआ इन तेहरान विद इन आवर्स ऑन जुलाई 30 जुलाई को, जो 2 घंटे के भीतर, 1 आध घंटे के भीतर ही उनका जो किलिंग हुआ, have taken west to the brink of a wider war. उसने पूरे पश्चिमी देश को एक बड़े युद्ध के कगार पे वो पहुंचा दिया उसने। अब जैसे अगर आप एनालिसिस के लिए बोल रहे हो तो have taken का दैट इज द किलिंग्स, किनका किलिंग्स, इनका किलिंग्स, have taken West Asia to the brink of a wider war. वो पूरे वेस्ट एशिया को, पश्चिमी एशिया को एक बड़े युद्ध के कगार में पहुंचा दिया उसने। किलिंग किसका, वो यहां लिखा हुआ है। इजराइल हैज क्लेम्ड द स्ट्राइक ऑन बेरूत, बेरूत पे उसने क्लेम कहा कि उसने अटैक किया था, दैट किल्ड शुक्र, बट हैज नीदर कंफर्म्ड नॉर डिनाइड, ना तो उसने कंफर्म किया है ना ही डिनाई किया है, इट्स रोल इन द असैसिनेशन ऑफ हनिया, उसने इनके मर्डर में ना तो अपने उसने कहा है कि मेरा किया हुआ है, ना उसने डिनाई किया कि मेरा नहीं किया हुआ है। A standard approach about it operations inside ईरान, ईरान के भीतर में उसने जो भी ऑपरेशन किए हैं उसमें उसका स्टैंडर्ड अप्रोच ये रहा है कि ना तो उसने कंफर्म किया है ना डिनाई किया है उसने। Israel's northern border with Lebanon has remained tense ever since the Gaza war. जब से गाजा का युद्ध शुरू हुआ फलस्तीन में, तब से लेबनान का जो बॉर्डर है वो टेंस एरिया रहा है, वहां पे तनाव बहुत ज्यादा है। गाजा वार ब्रोक आउट लास्ट ईयर विथ हिजबुल्लाह एंड इजरायली डिफेंस फोर्सेस एक्सचेंजिंग फायर। देखो, एक्सचेंजिंग फायर, दोनों एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे हैं, युद्ध वहां चल रहा है, लेबनान का बॉर्डर एकदम तनाव में है। आफ्टर शुक्र वॉज किल्ड, हिजबुल्लाह लीडर हसन नसरल्लाह सेड इजराइल, हिजबुल्लाह के लीडर ने कहा कि इजराइल हैड ब्रीच्ड अ रेड लाइन, उसने एक लाल रेखा को क्रॉस किया है, मतलब उसने एक खतरनाक बॉर्डर को क्रॉस किया है।
ब्रीच, उसने उल्लंघन किया है। एंड द ग्रुप हैज लॉन्च्ड डजन्स ऑफ रॉकेट ओवर द पास्ट वीक। उन्होंने रॉकेट, हिजबुल्लाह ने बहुत सारे रॉकेट छोड़े हैं पास्ट वीक में। हाइटनिंग द टेंशन, और टेंशन बढ़ गया है। टेंशन के लिए हाइटनिंग, इंक्रीजिंग आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करते। अ बिगर रिस्क इज द एक्सपेक्टेड ईरानियन रिटेलिएशन। एक बड़ा रिस्क ये है कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा, जवाबी कार्रवाई करेगा अगेंस्ट इजराइल। When Israel bombed Iran's embassy complex in Damascus on April 1, जब दमास्कस में ईरान के एम्बेसी पे इजराइल ने बॉम्ब गिराया था, ईरान लॉन्च्ड हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स एंड क्रूज मिसाइल्स। ईरान ने सैकड़ों क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन उन्होंने लॉन्च किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स, टुवर्ड्स इजराइल, मोस्ट ऑफ विच वेर शॉट डाउन बाय, और अधिकतर मिसाइल को मार गिराया गया बाय अ यूएस लेड कोलिशन। यूएस ने, जो यूएस के साथ जो कोलिशन है इजराइल का, उसके उन लोगों ने मिलकर सारे मिसाइल्स को गिरा दिया, मैक्सिमम को। If Iran carried out such an attack in response to an Israeli strike on its embassy in a third country, किसी और देश में अगर ईरान के एम्बेसी पे अटैक हुआ था इजराइल का, तो अगर ईरान ने ये काम किया, कैरिड आउट, दैट इज फुलफिल, एग्जीक्यूट, किसी काम को करना, अगर उसने ऐसा अटैक किया था, उस अटैक के, इजराइल के अटैक के रिस्पॉन्स में, तो इट इज अनलाइकली टू इग्नोर अ डायरेक्ट इजरायली अटैक ऑन इट्स कैपिटल। Then it's high possibility that Iran will not ignore this time, जो डायरेक्ट अटैक किया है इजराइल ने, वो उसको इग्नोर नहीं करेगा। That killed Hania, an ally who was in Tehran to attend presidential inauguration। प्रेसिडेंट के शपथ ग्रहण में वो एक एलाई आया था, हानिया, उसको अटैक, उसको किल करने का मतलब कि ईरान भी रिटेलिएट करेगा, वो भी कदम उठाएगा। टू बी श्योर, दैट इज श्योरली, बाय किलिंग हानिया इन तेहरान, इजराइल हैज डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेबिलिटी टू पुल ऑफ सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशंस। इजराइल ने अपना कैपेबिलिटी दिखाया है कि वो जटिल के ऑपरेशंस भी वो कर सकता है, बहुत अच्छे अच्छे। कहां? इवन इन होस्टाइल टेरिटरीज, होस्टाइल मतलब एनिमी के क्षेत्र में भी वो कर सकता है। एंड एक्सपोज्ड ईरान सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस वल्नरेबिलिटीज, और उसने दिखा दिया कि ईरान के सिक्योरिटी और जासूसी में, इंटेलिजेंस का मतलब यहां बुद्धिमान नहीं है, जासूसी नेटवर्क में क्या क्या कमियां हैं, कमजोरियां हैं। इजराइल हैज ऑल्सो सेंट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, उसने एक संदेश दिया है टू हमास, विच कैरिड आउट October 7, 2023 अटैक, जिसने 2023 में जहां से ये सारी समस्याएं शुरू हुई, इसने किया था, दैट नन ऑफ इट्स लीडर इज सेफ, कि उनका कोई भी लीडर अब सेफ नहीं है, उसने मैसेज दे दिया है। येट दिस अनचेक्ड मिलिटरिज्म ऑफ प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, लेकिन ये अनियंत्रित युद्ध इजरायली प्राइम मिनिस्टर का, could turn out to be counterproductive for Israel in the long run, बट आने वाले समय में ये इजराइल के लिए ही काउंटर प्रोडक्टिव होगा, उसी पे बुरा प्रभाव डाल सकता है। इट इज नाउ apparent obvious that Mr. Netanyahu is not serious about peace, ये क्लियर है कि वो शांति नहीं चाहते। द किलिंग ऑफ हानिया हैज कम एट अ टाइम व्हेन बोथ इजराइल एंड हमास वेयर मेकिंग प्रोग्रेस इन टॉक्स, जब हमास और इजराइल दोनों अपने बातचीत में प्रोग्रेस कर रहे थे। बातचीत किस चीज के लिए? फॉर अ होस्टेज सीज फायर डील, युद्ध भी लड़ाई कम हो, खत्म हो जाए, सीज फायर हो जाए, और जो बंधक है उनका भी एक्सचेंज हो।
दोनों लोग अपना अपना बंधक जो बना के रखे वो छोड़े। हानिया हु वॉज लिविंग इन एग्जाइल इन दोहा, वो दोहा में रह रहे थे अपने देश को छोड़ के, वॉज अ रिलेटिवली मॉडरेट वॉइस। मॉडरेट मतलब जो युद्ध नहीं चाहता, बीच मध्यम मार्गी है। हानिया को मॉडरेट लीडर कहा जाता था विद इन हमास, हु पुश्ड फॉर अ सीज फायर। पुश फॉर का मतलब किस चीज की वकालत करना, जो दबाव डाल रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए। बाय टेकिंग हिम आउट, टेक आउट, किल, मिस्टर नेतान्याहू is telling the world that he wants the war to continue. इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने सीधा सीधा सब मैसेज दिया है कि वो चाहते हैं कि युद्ध चले। एंड बाय कैरिंग आउट द अटैक इन तेहरान विच इज अ फ्लैग्रेंट वायलेशन, एकदम खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है ऑफ ईरान सोवरेनिटी, ईरान की स्वायत्तता का यह खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है। वहां अटैक करके मिस्टर नेतान्याहू इज प्रैक्टिकली चैलेंजिंग द इस्लामिक रिपब्लिक टू रिटेलिएट। वो चैलेंज कर रहे हैं कि वो विरोध में कदम उठाए ईरान को। इफ अ डायरेक्ट वॉर ब्रेक्स आउट, अगर ये डायरेक्ट वॉर फैलता है बिटवीन इजराइल एंड ईरान, द यूएस कुड बी ड्रैग्ड इनटू इट, यूएस भी उसमें खींचेगा। विच इज वॉट इजराइल वांट्स, इजराइल भी यही चाहता है कि यूएस भी इसमें इन्वॉल्व हो जाए। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन अवॉइडेड सच अ डिजास्टर्स आउटकम इन अप्रैल। अप्रैल में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको अवॉइड किया था और डायरेक्ट वॉर में इन्वॉल्व होने का। बाय रेनिंग इन इजराइल, इजराइल को कंट्रोल करके आफ्टर ईरान रिटेलिएशन, ईरान ने जब अटैक किया था तो अमेरिका ने नेतान्याहू को कंट्रोल किया कि आप फुल स्केल युद्ध मत कीजिए। बट दैट डिड नॉट स्टॉप इजराइल फ्रॉम लॉन्चिंग अनदर प्रोवोकेटिव अटैक अगेंस्ट ईरान। लेकिन इससे इजराइल बाज नहीं आया कि वो फिर से एक भड़काने वाला अटैक उसने ईरान पे किया है। टेकिंग द रीजन बैक टू द ब्रिंक अगेन, फिर से पूरा क्षेत्र कगार पे पहुंच गया युद्ध के। एज वेस्ट एशिया ब्रेसेज फॉर, तैयार हो रहा है वेस्ट एशिया ईरान से रिटेलिएशन, ईरान के जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हो रहा है वेस्ट एशिया। द यूएस एंड इट्स अलाइज शुड वर्क टुगेदर टू मेक श्योर, यूएस और उसके सहयोगी देश शुड वर्क टुगेदर, काम करें, टू मेक श्योर दैट द इम्पैक्ट ऑफ इट्स रिस्पॉन्स ऑन इजराइल वुड बी मिनिमल, कि उसका ईरान के अटैक का जो असर पड़ेगा इजराइल पे वो कम से कम हो। एंड देन पुट इन प्लेस न्यू रूल्स ऑफ द गेम फॉर इजराइल, और नए नियम बनाए, नए कानून बनाए, नियम इजराइल के लिए, सो दैट इट डज नॉट थ्रेटन रीजनल सिक्योरिटी अगेन एज इट डिड ऑन अप्रैल 1 और जुलाई 30, ताकि वो फिर से उस रीजन के सुरक्षा पे खतरा ना पैदा करे इजराइल, जैसा उसने 1 अप्रैल को या 30 जुलाई को किया। देखो, रीडिंग करता हूं इसी के लिए कि आपको अगर रीडिंग में कंफर्टेबल नहीं हो तो आप कैसे मीनिंग निकाल सकते हो, समझ सकते हो, बिकॉज मैं इस बात का पूरा सपोर्ट करता हूं कि द मोर यू रीड द मोर कंफर्टेबल यू विल बी। बस इसी मोड पे मैं काम कर रहा हूं। मैंने कहा था कि आपको कि इस एडिटोरियल को मैं और चैलेंजिंग बनाऊंगा, आपके रीडिंग को मैं चेक करूंगा, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा बिकॉज एक बड़ा एग्जामिनेशन एसएससी का सितंबर में करीब, अक्टूबर में करीब होने वाला है, तो मैं उसके लिए अपने आप को तैयार कर रहा हूं कि बच्चों को थोड़ा हेल्प मिल जाए। एंड आई विल कम अप विद द अनाउंसमेंट्स वेरी सून। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।